श्रोताओं नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं एयर मार्शल डॉक्टर आर.सी. वाजपेयी, पीवीएसएम एवीएसएम सेवानिवृत्त, जिन्होंने देश सेवा में मतलब भारतीय वायुसेना में रहते हुए देश की 36 से भी ज्यादा वर्षों से सेवा की है। सबसे पहले विधिवत मैं आपका स्वागत करता हूं एयर मार्शल साहब। धन्यवाद। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले कहा था कि भारतीय वायुसेना को लेकर जैसे आपके विमानों की उड़ान होती है वैसे ही हमारी कल्पना की उड़ान होती है, लेकिन आज चूंकि आप साक्षात सामने हैं तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इतने साल आप रहे हैं वायुसेना में, कौन कौन सी लड़ाइयां हम याद कर सकते हैं? सन 62 की लड़ाई में जी। वायुसेना का तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, मगर हम बैरकपुर में थे पहले और दोबारा फिर इधर बरेली में थे। सन 65 में हम डिप्लॉय हुए थे हलवारा में, और वहाँ 20 और 21 सितंबर की रात को पाकिस्तान का एक जहाज़ आया और उसने 2 बम गिराए पास में ही हमारे करीब 200 गज की दूरी पर, और 2 विमानों को नष्ट कर दिया उसने। 71 में हम एमटेक कर रहे थे उस समय, तो एक रडार उसमें गोली लगी तो छेद हो गए कुछ उसमें, तो उनकी टेक्नोलॉजी रिपेयर वाली हमसे पूछा गया कि क्या कर सकते हैं उसको। उनको बताया कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, रिपेयर की जाएगी। कारगिल के दौरान हम रिटायर हो चुके थे, मगर उस समय की घटना तो बिल्कुल अलग है। उत्सुकता ये होती है जानने की कि आपने 62, 65 और 71 और उसके बाद करगिल का भी जिक्र किया। आज की पीढ़ी को जो नाम मालूम है विमानों के, लड़ाकू विमानों के, लेटेस्ट में हम अखबारों में रफाल पढ़ते हैं और जैगुआर है या मिग की कोई और सीरीज है। उस जमाने में जो प्रचलित जो फाइटर प्लेन थे वो कौन कौन से हम याद कर सकते हैं? हंटर था, मिग 21 थे शुरू में, और जब सेंट पैसिफिक लड़ाई थी उस समय हमारे पास छोटा सा जहाज था नेट। नेट ने सेबर को मार गिराया। जैसे मतलब कोई छोटा सा अदना सा कोई हो और किसी बड़े शूरवीर को गिरा दे नीचे, इस तरह की चीज़ थी वो। तो वहाँ पर हमारे नेट्स ने सेबर को मार गिराया था, जबकि सेबर बहुत बड़ा और आधुनिक जहाज़ था, कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा था, मगर हमारे पायलट की जो क्षमता है, उनकी जो एफिशिएंसी है और कैपेबिलिटी है, उसके बल पर उन्होंने उन जहाज़ों को मार गिराया। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में एक पोस्टेड स्टैम्प पर नैट विमान का चित्र बना होता था और वो 5 पैसे का स्टैम्प था। जी जी जी, सही है। आपने पायलट्स की क्षमता की बात की, तो दुनिया के कई देशों के पास बड़े एयरफोर्स के लिहाज से काफी समृद्ध देश भी हैं पूरी दुनिया में। हमारा देश तो है ही, लेकिन अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, टेक्नोलॉजी की बात तो है ही, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट के बारे में आपके अनुभव से कौन से देश के पायलट सबसे सक्षम हैं? सक्षम और समकक्ष की जो आपने बात की, तो अमेरिका, फ्रांस, यूके और अपना भारत। रशियन पायलट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी पाकिस्तान और चाइना, उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। वो हमसे मुकाबला इन मानों में नहीं कर सकते हैं पायलट के क्षेत्र में, जहाँ ह्यूमन एलिमेंट है। बाकी न्यूमेरिकली वो लोग ज़्यादा हों संख्या में, वो बात दूसरी है। हम लोग 26 जनवरी की परेड पे देखते हैं कि जो फॉर्मेशंस ऊपर से जाती हैं, तो आश्चर्य होता है, मतलब दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है कि ये 5 का एरोहेड फॉर्मेशन होता है, उसमें 1 मिलीमीटर का भी अगर 1 माइक्रो का भी हो गया तो कितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती होगी इन पायलट्स। कुछ कभी अगर किसी का ध्यान चूका और कहीं कुछ और बात सोचने लगा तो एक्सीडेंट फिर वो हो जाता है निश्चित। इसके माने उसका ध्यान पूरा संकेंद्रित रहे अपनी मशीन के ऊपर, और जो उसको प्रोग्राम दिया गया है पहले उससे डेविएट न करे। कहाँ पर उसको मतलब हटना है, पील ऑफ करना है फॉर्मेशन से, कैसे जाएगा दूसरी जगह, ये बहुत आवश्यक है। प्रेशन बहुत ज़रूरी है, और वो अभ्यास से इन लोगों को आता है। ये बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, और तब ये उस तरह की करतब दिखा सकते हैं जो आप देखते हैं 26 जनवरी या कभी और कोई और अवसर हो। एयर मार्शल वाजपेयी, क्योंकि आप टेक्निकल साइड पर रहे हैं, मेंटेनेंस साइड पर रहे हैं, आप कभी खुद किसी फाइटर प्लेन में कभी अनुभव आपने? हमें सौभाग्य मिला जब हम कानपुर में एओसी थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग, तो उसमें हमने मिग 21 और हंटर में
2 जहाज़ों में उड़ान भरी, और दोनों का अनुभव ये था कि पायलट के लिए कितना आवश्यक है नियमों का पालन करना। अच्छा। हम बैठे थे और हम झुके हुए बैठे थे पीछे की तरफ, और हमें जब उसने टेक ऑफ किया है तो हम सीधे नहीं हो पाए, इतना उस पर फोर्स था, जब तक कोई लेवल नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने जो रोल और बैरल वगैरह एक्सरसाइज की है वो अपने में एक अद्वितीय थी। तो एक अनुभव ऐसा है कि जहाँ पायलट की क्षमता का आभास होता है और उसकी अलर्टनेस का। हिमाचल वाजपेयी, हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि मित्र देशों के बीच वॉर गेम्स और इस तरह के एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो एक आम आदमी उत्सुक होता है जानने का कि ये शब्द जो है वॉर और गेम्स, ये थोड़ा सा परस्पर विरोधी से लगते हैं, ये होता क्या है इसमें? किसी भी गेम में 2 पार्टियां होती हैं, और वार इसलिए कि हम दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वार गेम हो गया। अब देखिए, कोई हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो चाहे फुटबॉल का मैच हो, तो एक तरफ एक फोर्स होती है, दूसरी तरफ दूसरी फोर्स होती है। ऐसे ही यहाँ पर 2 बांट देते हैं फोर्सों को, एक कर देते हैं रेड फोर्स, एक कर दी ब्लू फोर्स। तो एक अपने को डिफेंड करेगी, दूसरा हमला करेगी उसके ऊपर, और उसके लिए वो पहले से निर्देश दे देते हैं कि भाई आप जो है अपने को डिफेंड करना। ये नहीं बताते हैं कि कौन हमला करेगा, क्या करेगा, और उसको फिर सचेत रहना है। एक जगह पर एक बार हो रही थी ऐसी लड़ाई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का काफ़ी कुछ रोल था, और हम उस समय टेक्निकल अफसर थे ही, मगर चूँकि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था और मौका मिला काम करने का करीब लगभग 20 साल, तो उसमें हमने कुछ ऐसी टेक्निक लगाई कि वो निष्फल हो गए, वो हमला नहीं कर पाए अपने इक्विपमेंट से। पूछना आया बाद में हमसे कि साहब क्या किया आपने? तो हमने कहा तुम हमसे पूछ रहे हो भाई, हम तो अभी दूसरी तरफ हैं, कहने से बता दीजिए, क्योंकि डिब्रीफ में हम तो बिल्कुल ही, तो हमने हाँ, तो जैसे हमने उसको बताया तो उसने हमारे ऊपर उस दिन चढ़ाई कर दी। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेक्नोलॉजी भी है, कभी कभी आप बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चले जाओ जिसकी कोई संभावना ना हो, तो वो एक आश्चर्य वाली बात होती है दुश्मन के लिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। अगला प्रश्न मेरा रहेगा इसी दिशा में है। सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दिया जा रहा है इस टाइम पे, और डिफेंस सेक्टर भी इसका एक अभिन्न अंग है। तो आपकी नज़र में हमारा देश इस समय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के स्तर को लेके कितना कुछ हो रहा है और कितना कुछ होने की क्षमता है देश के पास? हमारे यहाँ बहुत क्षमता है, थोड़ा अवसर मिलना चाहिए, थोड़ा लोगों को गाइड करना चाहिए, डायरेक्शन दिशा निर्देश करना चाहिए, और हो रहा है वो। अब आपने देखा होगा हमने ब्रह्मोस बनाया और तमाम कितने मिसाइल बनाए, आकाश, पृथ्वी, और उनके तमाम कैटेगरीज, 1 2 3 रेंजेस उनकी अलग अलग थी। इसके अलावा हम जहाँ पर सफल नहीं हो रहे थे वहाँ पर सारे प्रयास हुए गत 10 वर्षों में, और हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने यहाँ बनावें। नहीं तो 70% जो है 70% सामान बाहर से आता था, और करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज में हमें देना पड़ता था। कई बार हमने कोशिश की कि जो कुछ छोटा मोटा अपने लेवल पर हम कर सकें तो हम बराबर करते रहे, मगर अब एक जैसे मान लो इंजन है, इंजन एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जहाज का, उसके बगैर तो जहाज चलेगा ही नहीं। वो हमें नहीं मिला कहीं से, तब हमने G404 जो अमेरिका से लिया उससे हमने काम चलाया, मगर अभी G414 जो लेटेस्ट उनका है उसके बनाने की बात चल रही है, और उस पर कॉन्ट्रैक्ट शायद संभवतः अपने मोदी जी की यात्रा के समय उस पर हस्ताक्षर भी हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। उम्मीद है कि सारी टेक्नोलॉजी हमें देंगे वो लोग यहाँ उसको बनाने के लिए, तो हम उस दिशा में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बाकी पहले टेक्नोलॉजी जो आती रही है अंडर कोलेब्रेशन होती रही है, और हम लोग हमेशा कोलेब्रेशन के बीच में, चाहे MiG-21 हो और भी जो उनके वर्षन थे, MiG-17 पहले था, 19 था, हेलीकॉप्टर थे, ये हम सब स्वयं बनाते रहे यहाँ पर पहले। मगर चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी का लेवल वहाँ तक होना चाहिए जहाँ हम एक दर्जा ऊपर हों अपने शत्रु से। जो हमारे जो परसीव्ड थ्रेट्स हैं उनको कैसे सामना करेंगे हम, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हुआ ऐसा कि हमें पता लगा कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो एक तरह का सामान ले रहे हैं, तो उसके काट के लिए हमने सामान पहले ले लिया दूसरा, अब वो उन्होंने लिया नहीं, उनको नहीं मिला, तो हमारे कुछ पैसे खर्च हो गए मगर बहुत कम थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एंटिसिपेशन में, इस उम्मीद में कि शायद वो लेंगे, तो हम पहले ही तैयार रहें उनको काट करने के लिए। हिमाचल वाजपेयी, आपने आकाश और पृथ्वी का उल्लेख किया और तुरंत जहन में एक नाम
चमका, उभरा नहीं कहूँगा, चमका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आपको सौभाग्य मिला है उनके साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहने का, और उनके साथ जुड़ने का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ भी। करेक्ट। तो संक्षेप में हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि उनके व्यक्तित्व में से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, उसका सार मैं चाहूंगा आप हमारे श्रोताओं को बताइए। वो एक विलक्षण व्यक्तित्व था। बहुत संक्षेप में, बहुत ही दूरदर्शी डॉक्टर कलाम थे। इसके अलावा बड़ा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति, सरल स्वभाव वाले, और किसी को दंडित करने के बजाय उसको समझाने का एक सवाल उठता था कि जहाँ कहीं पायलट गलती करे उसको निकाल दो, उसको दंडित कर दो, सजा दे दो। इनका कहना था कि उससे पायलट का मोराल और कम हो जाएगा, तो उसको समझाने के बजाय आप जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो। उस समय तक हमारे एयरफोर्स में भी होता था कि स्टेशन पे गए, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई जहाज़ ख़त्म हो गया, कोई पायलट ख़त्म हो गया, तो पूरी स्क्वाड स्टेशन को ही दंडित किया जाए, मगर उनका कहना था ऐसा नहीं है। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ 1997 में, जब वो अपने इसके साइंटिफिक एडवाइज़र थे और चेयरमैन भी थे DRDO के। कई अपॉइंटमेंट उनके साथ में थे, सेक्रेटरी भी थे डिफेंस के। तो उस समय मौका मिला हमें, यही एक कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, कोफा, कमेटी ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स। वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें ये उनको बताना था कि क्या एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसका निदान क्या, उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। और करीब 8 महीने के अंदर हम लोगों ने वो रिपोर्ट सबमिट की। करीब 21-22 रिकमेंडेशंस थी, और आज वो सब अमल में आ रही हैं, लगा दी गई हैं। तो उनका व्यक्तित्व जो है एक बड़ा अद्भुत था। उनके साथ जो काम करने का सौभाग्य मिलता जिसको भी, वो उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता था। मार्शल वाजपेयी, घड़ी की सुई आई नो हमें मजबूर कर रही कि हम समापन की तरफ बढ़ें। बस चलते चलते आप अपने खाली समय में, मैं खाली समय इसलिए कहूँगा कि सोल्जर नेवर रिटायर्स एक्चुअली, तो समाज सेवा के प्रति मतलब आपकी क्या गतिविधियाँ या इनिशिएटिव्स? हम सेवानिवृत्त होने के पश्चात UPSC में लगभग 5 साल रहे, और उसके पश्चात एक संस्था संकल्प करके है, वहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम होता है जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको गाइडेंस का प्रोग्राम, ताकि इंटरव्यू में कैसे वो अपना कंडक्ट करें, क्या जवाब दें, क्या दें। उस प्रोग्राम में हम गत 15-16 वर्षों से उसमें हम लगे हुए हैं, ताकि उनको बता सकें हाँ भाई तुम्हारा क्या, कैसे जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। इसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, एक थी फिन्स करके, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा। उसमें हम प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ के। एक दूसरी संस्था बनी बाद में, फैंस करके, अब फोरम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फैंस, तो उसके भी हम प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। हमने उसको बनाई, और उसके माध्यम से हम पूरे देश में, यूनिवर्सिटी में जा करके और जगह जा करके लोगों को जागृत करना उनके जिम्मेदारी के बारे में, कि देश के प्रति तुम्हारी क्या उत्तरदायित्व है, कैसे तुम क्या करोगे जब लड़ाई होती है। एयर मार्शल डॉक्टर RC वाजपेयी, PVSM AVSM, सेवानिवृत्त, आपने अपना कीमती समय निकालकर आप आकाशवाणी की स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं के लिए हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।